सफेद बालों वाली खौफनाक चुड़ैल बीवी, जिसकी कुछ ताकत वापस आ गई थी, वो आखिरकार दिन के उजाले में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम तो भूत हो ना? तुम्हें धूप से डर नहीं लगता? उसने अपनी उंगली उठाई और मुस्कुराकर बोली, पतिदेव, मेरी ताकत का एक हिस्सा वापस आ गया है। मैं सदमे में था, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी आत्मा को दिन के उजाले में बाहर निकलते नहीं देखा था। तभी मुझे कुछ घंटे पहले की एक अजीब घटना याद आ गई। मैं गहरी नींद में सो रहा था और सपने में वो मुझे पुकार रही थी, पतिदेव। सपने में मुझे बहुत ही ताज़े और नरम स्टीम बंस बंस दिखाई दे रहे थे। मैंने सपने में ही खुश होकर उन्हें अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और नींद में ही बड़बड़ाया, वाह, इसका एहसास तो एकदम असली लग रहा है। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे सामने वो सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल लगभग बिना कपड़ों की थी और मेरे हाथ उसी को पकड़े हुए थे। उसे इस अवतार में इतने करीब देखकर मेरे दिमाग की नसें हिल गईं और एक्साइटमेंट के मारे मेरी नाक से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। मैंने तुरंत अपनी खून बहती नाक को हाथ से दबाया और अपने हाथ झटके से पीछे खींचे। वो शर्माते हुए बोली, पतिदेव, आप जाग गए? मैं शर्म और डर के मारे चीखते हुए बिस्तर से पीछे की तरफ फर्श पर जा गिरा। मैंने अपनी नाक दबाए हुए ही तुरंत वहां से एक कपड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंक कर चिल्लाया, जल्दी से कोई कपड़े पहनो। पतिदेव, मैंने पहन लिए। उसने पलक झपकते ही एक सेकंड में जादू से अपने लाल और सफ़ेद कपड़े पहन लिए थे। वापस प्रेजेंट में वो धूप में खड़ी खुशी से हवा में उड़ी और सीधा आकर मेरे गले लग गई। पतिदेव, चलिए छिपा कर बैठते हैं। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से मेरे दोस्त की एक्साइटेड आवाज़ आई, भाई जल्दी चेक कर, अपना वो वीडियो इंटरनेट पे आग लगा रहा है। एक ही रात में 1 करोड़ 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। हमने तो सबसे तेज़ व्यूज़ का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैंने फ़ोन रखा और सीरियस होकर चुड़ैल की तरफ देखा। ये बताओ, कल रात के उस डर से तुम्हारी कितनी ताकत वापस आई है? चुड़ैल ने अपना सिर नीचे किया और हवा में एक छोटी सी हरी रंग की एनर्जी बॉल बनाते हुए बोली, अभी तो बहुत कम ताकत आई है। मेरी पूरी ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने अपना लाल जैकेट पहनते हुए और बालों को पीछे की तरफ बांधते हुए फुल स्वैग में कहा, तैयारी कर लो, आज रात हमारा एक नया मिशन है। ये सुनकर चुड़ैल खुशी से हवा में उड़ने लगी और बच्चों की तरह चिल्लाई, हुर्रे, आज रात तो मुझे कुछ बहुत ही टेस्टी खाने को मिलेगा। अब वो दोनों अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन रुकिए, ये सब आखिर हुआ कैसे? 1 करोड़ व्यूज वाला वो वीडियो इंटरनेट पर कैसे वायरल हो गया? एक आम कॉलेज लड़के को ये एसएसएस लेवल की खौफनाक और खूबसूरत चुड़ैल बीवी कैसे मिल गई? और इन दोनों की ये अजीबोगरीब कहानी शुरू कहाँ से हुई? इन सारे सवालों के जवाब जानने और उस भौकाली कहानी की असली शुरुआत देखने के लिए चलिए चलते हैं एक दिन पीछे। क्या आपने कभी राजकुमारी की कब्र की कहानी सुनी है? कहा जाता है कि वह कब्र जियांग राजवंश की राजकुमारी की समाधि है। हर साल 7 जुलाई की रात उस कब्र के आसपास अजीब चीजें दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वहां लाल शादी के जोड़े में एक औरत दिखाई देती है, जो कब्र के दरवाजे के आसपास भूतों के साथ नाचती रहती है। कहा जाता है कि वही दिन राजकुमारी की मौत का दिन था और उसी रात उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। और इस साल 7 जुलाई को मैं भिखारी गांव का मुख्य बुजुर्ग तुम सबको राजकुमारी की कब्र पर रात बिताने ले जाऊंगा। क्या वहां सच में भूत है? क्या पिछले राजवंश की वह राजकुमारी सच में मौजूद थी? इन सब का जवाब जानने के लिए आज रात मेरी लाइव स्ट्रीम जरूर देखना। तुम लोग मुझे कभी भी मैसेज भेज सकते हो। मैं हूं भिखारी गिरोह का मुख्य बुजुर्ग। फिर मिलते हैं। मिस्टर फैनिंग, हमने प्रमोशनल वीडियो पहले ही रिलीज कर दिया है। एक ही दिन में उस वीडियो के व्यूज 10 लाख से ऊपर पहुंच गए। इस बार तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत बढ़िया, आप लोग सच में प्रोफेशनल टीम हो। आज की लाइव स्ट्रीम के लिए धन्यवाद। अरे अंकल मिस्टर फैनिंग, इसकी क्या बात है? हाल ही में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, वरना मैं आपके साथ इस सुनसान जगह पर लाइव स्ट्रीम करने कभी नहीं आता। चीफ एल्डर को ये काम आखिर मिला कहाँ से? पहले तो हम सिर्फ कम बजट वाले छोटे वीडियो शूट करते थे, कौन जाने, लेकिन सच कहूँ तो ये जगह काफी डरावनी लग रही है। डायरेक्टर नी युआन कह रहा था कि यहाँ बहुत वीरानी है। अब तो कुछ लोग भी आने लगे हैं। वो बस एक्स्ट्रा कलाकार है। वो अभी भी ढोल बजा रहा है, उसे जल्दी यहाँ बुलाओ। आज की लाइव स्ट्रीम मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में प्रोफेशनल टीम है। मैंने इतने पैसे देकर डायरेक्टर की टीम को बुलाया, वो बेकार नहीं गया। बस आज की लाइव स्ट्रीम अच्छे से खत्म हो जाए, फिर मैं पक्का बहुत पैसा कमाऊंगा। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। लाइव शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो मुझे बता देना, कोई समस्या नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हमारी व्यवस्था देखकर आप जरूर खुश होंगे। ये क्या हो रहा है? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मी युआन कहाँ है? मैं पिछले 1 घंटे से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं उसकी शिकायत जरूर करूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम जाकर वो लाल शादी वाला जोड़ा पहन लो। मैं? लेकिन डरो मत, अब सब तुम्हारे ऊपर है, जल्दी करो। 1 मिनट, डायरेक्टर, देखिए मशहूर अभिनेत्री आ गई। वो कब आई? उसने तो अपने कपड़े भी खुद तैयार कर रखे हैं। उसके कपड़े हमारे कपड़ों से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वहां खड़े मत रहो, अभिनेत्री तैयार है, अब शूटिंग शुरू करनी होगी। मिस्टर फांग,
समय हो गया है। क्या लाइव सिग्नल कनेक्ट हो गया? जी हाँ, हम लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। एक्शन। हेलो सब लोग, ये पैलेस गेट है। सी शहर में पैदा हुए दोस्तों ने यहाँ की किंवदंती जरूर सुनी होगी। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में भूतों की घटनाएं बढ़ रही हैं और यहाँ 5 से अधिक भूतों की कहानियां हैं। तो मैं बेकार बातें छोड़कर अब खोज शुरू करता हूँ। उसकी आत्मा बहुत समय पहले जा चुकी है। हर साल 7 जुलाई तक मैं दुनिया में प्रकट होता हूँ और अपनी किस्मत के बारे में बात करता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी अचानक मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा पत्थर आसमान से गिरा। धड़ाम। मैं डर के मारे झटके से पीछे उछल गया। बाप रे, डरा ही दिया। क्या यहाँ कोई सेफ्टी गार्ड या बैरियर नहीं है? मैंने खुद को संभाला, अपना चश्मा ठीक किया और कैमरे की तरफ देखकर स्माइल पास की। मैं मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है। मुझे लगा कि ये पत्थर गिरना और ये डरावना माहौल मेरी टीम का ही किया धरा है। मैं अपनी ही दुनिया में खुश था। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे उस भूतनी बनी एक्ट्रेस के करीब जाना है और इस कहानी को इसके मेन क्लाइमैक्स तक पहुंचाना है। ये एक्ट्रेस तो सच में बहुत प्रोफेशनल है, इसे पैसे देना बेकार नहीं गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उधर नीचे कैमरे के पीछे क्या कांड हो चुका था। मेरा मोटा डायरेक्टर अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट घबराया हुआ उसके पास आया। डायरेक्टर साहब। मेरा डायरेक्टर भड़क गया, क्या है? बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? अभी मेरा हीरो सबसे मेन सीन कर रहा है। पीछे हट, पगार नहीं चाहिए क्या? डायरेक्टर ने अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग ध्यान दें, रात के 12 बजने वाले हैं। फैंग निंग यानी मैं, तुम एक्ट्रेस की तरफ बढ़ना शुरू करो और एक्ट्रेस तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से छुप जाओ। तभी अचानक पूरे खंडहर में एक भयंकर और मनहूस हवा का झोंका आया। असिस्टेंट ने कांपते हुए कहा, ये कैसा मौसम है? अचानक इतनी तेज हवा? उसने सामने पहाड़ी पर देखा और उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। डायरेक्टर साहब, वो गायब हो गई। डायरेक्टर चिढ़कर बोला, बकवास मत कर, स्क्रिप्ट के हिसाब से छुप गई होगी। उसने फिर मुझे वॉकी टॉकी पर इंस्ट्रक्शन दिया, एक्टर तैयार है, पहाड़ी के ऊपर जाओ। मैं पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैं खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या सच में यहाँ पिछले राजवंश की किसी राजकुमारी की भूतिया आत्मा भटकती है? तभी मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने कैमरे में देखकर हंसते हुए कहा, अभी जो ठंडी हवा चली उसने तो मुझे सच में डरा दिया। मैं इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस खंडहर में अब मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, मेरी लाइव स्ट्रीम पर लोगों की कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। मैं फुल स्वैग में बोला, टेंशन मत लो दोस्तों, तुम्हारा भाई अभी ऊपर जाकर देख रहा है कि आखिर वहां है क्या। उधर नीचे असिस्टेंट ने कांपते हाथों से अपना फोन डायरेक्टर को दिखाया। डायरेक्टर, जिस एक्ट्रेस को हमने बुलाया था उसका मैसेज आया है। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, सॉरी मेरी आंख लग गई थी, मैं नहीं आ पाऊंगी। डायरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नहीं आई? तो फिर तो फिर उस पहाड़ी के ऊपर वो कौन है? मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वहां धुंध के बीच एक लड़की पीठ घुमाए खड़ी थी। उसने लाल और सुनहरे रंग की एक बेहद खूबसूरत लेकिन पुरानी शाही ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल एकदम सफेद थे और उसकी आंखें खौफनाक लाल रंग से चमक रही थीं। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने मन में सोचा, वाह, ये एक्ट्रेस तो कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है। मुझे तो इसके यहाँ होने का एहसास तक नहीं हुआ। मैंने थोड़ा पास जाकर उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? वापस नीचे मेरे डायरेक्टर और असिस्टेंट की हालत खराब हो रही थी। असिस्टेंट ने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, डायरेक्टर उसके उसके पैर देखो। स्क्रीन में साफ दिख रहा था कि उस लाल जोड़े वाली लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मेरी टीम को समझ आ गया कि हमारा पाला किसी असली भूत से पड़ गया है। वो असिस्टेंट डर के मारे एक क्रू मेंबर की गोद में चढ़ गया। ये क्या है, कोई आत्मा या एलियन? वो लाल चुड़ैल हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं थोड़ा घबराकर पीछे हटा। तुम कौन हो? मेरे पास मत आना, दूर रहो। लेकिन जैसे ही वो मेरे एकदम करीब आई, मेरा डर अजीब सी एक्साइटमेंट में बदल गया। मैं उसे गौर से देखने लगा और मन ही मन सोचा, क्या मेरा डायरेक्टर सच में इतना तगड़ा है? इस कॉस्ट्यूम की क्वालिटी देखो, और ये सफेद बाल भी एकदम असली लग रहे हैं। मानना पड़ेगा, काम एकदम नंबर 1 है। मुझे लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। मैंने अपना सीना चौड़ा किया और मन में कहा, लगता है इस टीम को हायर करके मैंने कोई गलती नहीं की। अब मेरी एक्टिंग का जलवा देखने की बारी है। मैंने अपनी जेब से एक बड़ी सी टॉर्च निकाली और उसे सीधा उस चुड़ैल के मुंह पर मारते हुए किसी बड़े संत महात्मा की तरह डायलॉग मारा, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं वो हूं जो धूप में पैदा हुआ है और वसंत की हवाओं में पला है। तुम जैसी मामूली आत्मा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरी ओवर एक्टिंग और बेवकूफी देखकर नीचे खड़ी मेरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लग रहा होगा, क्या ये पागल हो गया है? तभी उस चुड़ैल को भयंकर गुस्सा आ गया। उसके शरीर से एक खतरनाक लाल रंग की ऊर्जा फूट पड़ी। मेरे डायरेक्टर अपने वॉकी टॉकी में पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर दो, पीछे हटो, हमारा सच में एक भूत से पाला पड़ गया है। लेकिन उस भूतिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से उनका हमसे कनेक्शन टूट गया। चुड़ैल की लाल शक्तियों का हमला शुरू हो गया। लाल रंग की लेजर जैसी किरणें चारों तरफ तबाही मचाने लगी। नीचे खड़ी मेरी पूरी टीम अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गई।
हमें माफ कर दो दीदी, हमारी जान बख्श दो। वो सब घुटनों के बल भीख मांगने लगे। पलक झपकते ही वो खौफनाक चुड़ैल मेरे एकदम सामने आ गई। उसका खौफनाक हाथ सीधा मेरी गर्दन पर गया और उसने मुझे हवा में उठा लिया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि मेरी लाइव स्ट्रीम पर लोग उस चुड़ैल की खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। स्क्रीन पर कमेंट्स आ रहे थे, मम्मी मुझे प्यार हो गया, ये भूतनी तो बहुत सुंदर है। और यहाँ मेरा दम घुट रहा था। मैं छटपटाते सोच रहा था, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। एक दुबली पतली लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मेरी सांस रुक रही है। वो चुड़ैल मेरा गला पकड़े पकड़े आसमान में उड़ने लगी। मेरी टीम ये देखकर सन्न रह गई। मेरी आंखें ऊपर पलटने लगी। मैं तड़पने लगा, मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगने लगा कि आज तो मैं गया। आसमान की ऊंचाइयों से आखिरकार मैं नीचे गिरा। मैं किसी उल्कापिंड की तेजी से जमीन की तरफ आया और एक बहुत बड़े सुनहरे धमाके के साथ जमीन से टकराया। धुएं और धूल के बीच से मैं खांसता हुआ उठा। मैंने अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी। मैं मौत के मुंह से वापस आया था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर की जगह भयंकर गुस्सा था। मेरी आंखें सुनहरे रंग से चमक रही थीं। मैं दांत पीसते हुए चिल्लाया, मेरी मेरी लाइव स्ट्रीम, तुम्हें पता भी है कि मेरा ये शो मेरे लिए कितना जरूरी है? वो खौफनाक चुड़ैल आसमान से नीचे उतरकर मेरे सामने आ गई। मैं हाँफते हुए अपना सीना पकड़कर गुस्से में बोला, कमीनो। मेरा गला ही घोंट दिया था। कहाँ है वो प्रोफेशनल टीम? क्या इसे एक्टिंग कहते हैं? नहीं, अभी मेरी लाइव स्ट्रीम चालू है। मैंने कितनी मुश्किल से इस शो को प्लान किया था। मैं अपनी सारी मेहनत को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मैंने इतनी मेहनत से लाइव स्ट्रीम प्लान की थी, मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने मन में सोचा। मैंने धुंध में खड़ी उस खौफनाक चुड़ैल को देखा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस राजकुमारी की कब्र में सच में कोई असली भूतनी मिल जाएगी। मैंने कैमरे की तरफ देखा और पूरे स्वैग में बोला, दोस्तों मैं इतने सालों से सिंगल ही रहा हूं। जब मरना ही है तो मरने से पहले कुछ ऐसा तूफानी करूं जो मैंने कभी नहीं किया। एक खूबसूरत फूल के नीचे मरना भी क्या मौत है, भूत बनकर भी स्वैग रहेगा। आज तुम्हारा भाई अपनी जान की बाजी लगाने जा रहा है। मैं हिम्मत करके अपने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी का डब्बा निकाला और सीधे उस खौफनाक चुड़ैल की तरफ बढ़ा दिया। राजकुमारी, कृपया अपने इस 1000 साल पुराने इंतकाम को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मेरी ये हरकत देखकर कैमरे के पीछे खड़े मेरे डायरेक्टर और पूरी टीम के तोते उड़ गए। उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मेरी लाइव चैट पर भूचाल आ गया। सब भेजने लगे, एक चुड़ैल को प्रपोज कर रहा है। मैं आंखें बंद करके मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मेरी चालाकी ये थी कि मेरे इस अजीब प्रपोजल के कॉन्ट्रास्ट से आज की ये लाइव स्ट्रीम रातों रात नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन मेरा दांव उल्टा पड़ गया। उस भूतनी ने अपनी खौफनाक लाल आंखों से अंगूठी को देखा और हैरान होकर बोली, शादी मुझसे? अचानक वो हवा में उड़कर सीधा मेरी तरफ झुकी। मैं घबरा गया। ये क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मेरे प्रपोज करने पर इसे डर कर भाग जाना चाहिए था। उसने झटके से मेरे हाथ से अंगूठी वाला डब्बा ले लिया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। क्यों? तुम अब क्यों आए हो? तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया था? अचानक उसका दर्द भयंकर गुस्से में बदल गया। एक खतरनाक पर्पल और काले रंग की ऊर्जा का धमाका हुआ। हवा का एक भयंकर तूफान उठा जिसने मेरी पूरी टीम को उड़ाकर दूर फेंक दिया। चुड़ैल के ठीक पीछे एक विशाल और भयानक शैतानी परछाई बन गई थी। मेरी तो रूह कांप गई। मैं डर के मारे चीख पड़ा, बाप रे, ये तो सच में कोई शैतान है। बचाओ, मुझे नहीं मरना। मैं अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर रेंगता हुआ भागने लगा। लेकिन वो रोते हुए कह रही थी, मुझे क्यों छोड़ा? मुझे अकेले मत छोड़ो। उसे ऐसे तड़पते हुए रोते देख मैं रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, क्या तुम भी मेरी तरह ही अकेली हो? मैंने अपने डर पर काबू आया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से उसके सफेद बालों को सहलाते हुए कहा, मत रो। मैंने डब्बे से वो अंगूठी निकाली और खुद उसके नाखूनों वाले खौफनाक हाथ में पहना दी। मैंने उसे कसकर अपने गले लगा लिया और धीरे से बोला, मैं वापस आ गया हूँ तुमसे शादी करने। और तभी एक भयंकर नीली रोशनी का धमाका हुआ। मिस्टर फैंगनिंग, मिस्टर फैंगनिंग। मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मेरी टीम मुझे उठा रही थी। आप आखिरकार होश में आ गए। मैं सिर पकड़कर उठा। क्या हुआ? वो चुड़ैल कहाँ गई? डायरेक्टर ने कहा, कल रात उस तेज हवा के बाद हम सब बेहोश हो गए थे। तुम्हें पता है कल रात आखिर क्या हुआ था? कैमरामैन ने अपना टूटा कैमरा दिखाते हुए कहा, हमारा कैमरा भी गिर गया था, लाइव स्ट्रीम कट गई थी। मैंने भी बात घुमा दी। हाँ, मुझे भी कुछ याद नहीं। शायद मैं भी तुम लोगों के साथ ही बेहोश हो गया था। तभी मोटा डायरेक्टर खुशी से उछलते हुए मुझे अपना फोन दिखाने लगा। फैंगनिंग, तुम्हारे अकाउंट पर कल रात एक ही झटके में 1,50,000 नए फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और सिर्फ इस लाइव स्ट्रीम से हमें 30,000 की कमाई हुई है। ये लो रिकॉर्डिंग, इसे अपलोड कर दो, आग लग जाएगी। हम सब खुशी खुशी वापस लौट आए। पैकअप, डायरेक्टर चिल्लाया। मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और सीधा अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। बहुत नींद आ रही थी। मैंने अपना फोन चेक किया। मेरे वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके थे।
कमेंट्स आ रहे थे क्या ये असली भूत था, वह क्या एक्टिंग है। मैं खुश हो गया, चलो मैं भी अब एक बड़ा स्ट्रीमर बन गया। तभी मुझे उस चुड़ैल की याद आई। वैसे मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं, कहीं वो कल के उस प्रपोजल के बाद मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ जाएगी। फिर मैंने खुद को समझाया, अरे नहीं, वो एक बाउंड स्पिरिट डाइफुलिंग है, वो उस कब्र को छोड़कर बाहर आ ही नहीं सकती। शायद सुबह होते ही वो वापस अपनी कब्र में चली गई होगी। अब मुझे बस इस वायरल वीडियो से पैसे कमाने थे, ये सोचकर मैं चैन की नींद सो गया। रात का अंधेरा था, मेरी अचानक आंख खुली। कितने बज गए, मेरा फोन कहाँ है। मैंने आंखें बंद किए ही अपना हाथ बिस्तर पे मारा, लेकिन मुझे फोन की जगह कुछ और ही महसूस हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे तो तोते उड़ गए। वो सफेद बालों वाली चुड़ैल बिल्कुल मेरे करीब लेटी थी। मैं डर के मारे पीछे उछल गया। ये क्या बकवास है, पक्का मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने जोर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो ये गायब हो जाएगी। मैंने आंखें बंद की और फिर खोली, वो वहीं थी। मैंने अपनी कलाई को जोर से चूंटी काटी, अगर ये सपना है तो मुझे दर्द नहीं होगा। आउच, बहुत जोर से दर्द हुआ। ये सपना नहीं है। मैं जमीन पर गिरा। मैंने डरते डरते उंगली से उसके पैर को छुआ। बाप रे, इसका तो असली शरीर है। ये चुड़ैल सच में मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई। उसने बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और शर्माते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ पतिदेव। मैं मन ही मन चिल्लाया, पतिदेव? ये क्या बकवास प्लॉट ट्विस्ट है? क्या इसने सच में मुझे अपना पति मान लिया है? तभी वो खड़ी हुई। उसका चेहरा अचानक भयानक होने लगा। उसकी आधी आंख और चेहरा लाल काले रंग में चमकने लगा। उसने खौफनाक आवाज में कहा, क्या क्या तुम भूल गए? मेरे पसीने छूट गए। अगर मैंने कहा कि मैं भूल गया तो ये मुझे यहीं मार डालेगी। जान बचानी है तो इसके नाटक में साथ देना पड़ेगा। मैंने तुरंत एक बड़ी सी झूठी स्माइल दी। मैंने उसके हाथ पकड़े और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अरे बिल्कुल नहीं भूला, वो तो मैं मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारा प्यारा सा नाम क्या था? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, जियांगली। मैं उसे ऐसे मुस्कुराते हुए एकदम पिघल गया। मेरे गाल लाल हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सालों से सिंगल हूँ, तभी मुझे एक खौफनाक चुड़ैल भी इतनी क्यूट और खूबसूरत लगी है। मैंने अपना गला साफ किया और उससे पूछा, वैसे तुम उस खंडहर से यहाँ मेरे घर तक कैसे आ गई? वो मासूमियत से बोली, ऐसे। और अचानक उसके शरीर से हरी रोशनी निकलने लगी और वो हवा में उड़ने लगी। मैं घबरा गया, अरे ये क्या हुआ, तुम कहाँ गई? तभी मुझे अपने ही अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारे शरीर में हूँ। मैं डर के मारे चीख मारा। मैं हड़बड़ा कर इधर उधर भागने लगा और तभी अचानक मेरे शरीर से एक रोशनी निकली और वो चुड़ैल मेरे सीने से बाहर आकर सीधा मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठकर अपना सिर खुजाने लगी। उसे ऐसे देखकर मुझे हंसी आ गई। ये कितनी क्यूट है यार, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मुझे मारना चाहती है। मैंने उसे कहा, अरे तुम पहले ये कपड़े बदलो, ये पुराने जमाने के कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। मेरी बात सुनते ही उसने कहा, और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर से फिर एक भयंकर हरी रोशनी निकली और अचानक उसके सारे कपड़े गायब हो गए। वो बिल्कुल बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ी थी। ये देखकर मेरे तो दिमाग की नसें ही फट गई। मेरे नाक से फव्वारे की तरह खून बहने लगा और मैं झटके से पीछे जा गिरा। मैं अपनी नाक दबाते हुए चिल्लाया, मैंने तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था, उतारने को नहीं। वो अपनी मासूम लाल आंखों से मुझे देखकर बोली, पतिदेव, आपकी नाक से खून क्यों बह रहा है? मैंने तुरंत अपनी अलमारी से एक सफेद शर्ट निकाली और उसकी तरफ फेंक कर कहा, जल्दी से इसे पहन लो। उसने मेरी वो वसाइज सफेद शर्ट पहन ली। वो शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। मैं उसे देखकर मन में सोच रहा था, ये भूतनी इतनी बेवकूफ और भोली कैसे हो सकती है। मैं उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर बस पिघलने ही वाला था कि तभी उसने मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए क्यूट सी आवाज में पूछा, पतिदेव, क्या ये ऐसे ही पहनते हैं? मैं पसीने पसीने हो गया। भगवान का शुक्र है मेरा सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, वरना आज तो मैं पक्का बहक जाता। वो अपना सीना पकड़कर बोली, ये बहुत टाइट है। मैंने हार मानकर पूछा, क्या तुम अब ऐसे ही हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमोगी? वो तुरंत बोली, हाँ पतिदेव, जहां रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मैंने अपना माथा पीट लिया। ये कोई सपना नहीं है, ये 1000 साल पुरानी भूतनी सच में मेरे पीछे पड़ गई है। खैर, मैंने गहरी सांस ली और उसे बाथरूम में ले गया। वो आईने में खुद को देखकर एकदम हैरान रह गई। वाह, ये कितना साफ है। पतिदेव, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रश करना सीखो। मैंने टूथब्रश पर पेस्ट लगाया और उसे समझाया, इसे दांतों पर ऐसे ऊपर नीचे करो और फिर पानी से कुल्ला करके थूक दो। उसने टूथब्रश लिया, लेकिन ब्रश करने की बजाय वो उस ब्रश को अपने मुंह में डालकर चूसने लगी। मैं हैरान रह गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली, पतिदेव, क्या ऐसे ही करते हैं? मेरे गाल फिर लाल हो गए। ये सच में बहुत क्यूट है यार। वो मुस्कुराकर बोली, और मैं आपका ब्रश यूज नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया सेट ला दूंगा। मैंने सीरियस होकर उससे पूछा, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ?
वो उदास हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि तुम मेरे पति हो। वो थोड़ा और सोचकर बोली, और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ढूंढ रही हूँ। मेरे बालों में लगाने वाली एक पेन, हेयर पिन, जो शायद कहीं खो गई है। मैंने कहा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तुम बाहर जाकर रूम में इंतजार करो, मैं टॉयलेट से फारिग होकर आता हूँ। मैं टॉयलेट सीट के पास खड़ा सोच रहा था, बालों की पिन, क्या इसी चीज़ की वजह से इसकी आत्मा भटक रही है? तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो भूतनी घुटनों के बल बैठकर मेरी पैंट की चैन के बिल्कुल पास अपना मुंह किए मुझे गौर से देख रही थी। मेरी चीख निकल गई, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मासूमियत से बोली, जाहिर सी बात है, मैं अपने पतिदेव का इंतजार कर रही हूँ। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, कौए के उड़ने की आवाज़। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसे झटके से बाहर निकाला और बाथरूम का दरवाजा मुंह पर बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पीछे कांपते हुए चिल्लाया, बाहर जाके इंतजार करो, मुझे अपनी जान प्यारी है, हमारे बीच प्रजातियों का फासला है। मैं कोई निंग कैचन या शूशियान नहीं हूँ जो भूतों से आशिकी लड़ाता फिरूं। मैं उससे कहता हूँ कि ये जगह इन बातों के लिए ठीक नहीं है, तुम कमरे में जाओ, मैं बाथरूम से आता हूँ। मैं बाथरूम में टॉयलेट के पास खड़ा सोच रहा था कि क्या उसकी खोई हुई याद उस हेयर पिन से जुड़ी है। अभी अचानक जब मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। जियांग ली वहीं बाथरूम में मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठी थी। मैंने चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मासूमियत से बोली, मैं अपने पति देव का इंतजार कर रही हूँ। मैंने गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे दिमाग में चल रहा था, इंसान और भूत की प्रजाति बिल्कुल अलग होती है। मैं कोई निंग कैचन या शूशियान नहीं हूं जो भूतनी से आशिकी लड़ाऊं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि ये जल्दी से जल्दी यहां से चली जाए। जब मैं बाथरूम से बाहर अपने कमरे में आया तो देखा कि वो मेरे बिस्तर पर आराम से लेटी हुई एक मैगजीन पढ़ रही है जिसमें बिकनी पहने लड़कियां छपी थीं। मैंने बुक छीन कर पूछा, ये कहाँ से मिली? तो अभी उसने 5 इयर्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाली एक पढ़ाई की किताब निकाल ली और बोली, क्या इस किताब में जो लोग हैं वो भी हमारी तरह पति पत्नी है? भाई, मैंने उसे मना किया, इसे मत देखो, ये तो एक खड़ूस बुड्ढे ओल्ड गाय ने जबरदस्ती मुझे पकड़ा दी थी। तभी उसने एक और अजीब सवाल पूछ लिया, ये लड़की अपने पति के सामने घुटनों के बल सिर झुकाकर क्यों बैठी है? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुरंत उससे किताब छीन ली और डांट कर कहा, मेरी इजाजत के बिना मेरी कोई चीज मत छूना। उसने चुपचाप मान लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि उसका हेयर पिन कहाँ मिल सकता है। उसने एकदम से कहा, मैं समझ गई, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। और ये बोलकर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं पहले उतारती हूँ, क्या हम भी वैसा ही कर सकते हैं? मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत उस पर अपने कपड़े, सफेद टी शर्ट और लाल जैकेट फेंके और चिल्लाया, कपड़े ठीक से पहनो। जब उसने मेरे कपड़े पहन लिए तो बोली, क्या पतिदेव मुझे स्वीकार करेंगे? उसने अपने आप को सूंघा और बोली, इसमें पतिदेव की महक है। मुझे अजीब लगा कि एक भूतनी के पास फिजिकल बॉडी कैसे हो सकती है और वो मेरे कपड़े कैसे पहन सकती है। मैंने पूछा, क्या तुम सच में भूत हो? उसने इनकार कर दिया। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारी याद कहाँ खोई, पर उसे कुछ याद नहीं था। तभी वो अचानक बोली, पतिदेव, मुझे भूख लगी है। मैं उसे किचन में ले गया और एक कड़क रोटी फ्लैट ब्रेड दी। उसने एक बाइट खाया और चेहरा बुरी तरह बिगाड़ लिया। ये पसंद नहीं आया, इससे पेट नहीं भरेगा। मैंने डर कर सोचा, कहीं ये इंसानी खाना छोड़कर मेरी आत्मा यांग एनर्जी तो नहीं चूसने वाली। तभी अचानक उसकी लाल आंखें चमकी और वो खिड़की की तरफ देखकर बोली, वहाँ वहाँ कुछ बहुत स्वादिष्ट है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने मुझे पकड़ा और हम खिड़की तोड़कर आसमान में उड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं हवा में बुरी तरह चीख रहा था। उसने मुझे रात के अंधेरे में उड़ाया और एक सुनसान जगह पे पटक दिया जहां मुझे उल्टी रेनबो प्यूक आ गई। जब मैंने सामने देखा तो वहां हाईवान एलिमेंट्री स्कूल का टूटा हुआ बोर्ड था। मैंने फोन चेक किया और मुझे न्यूज याद आई। यहाँ कुछ बिल्डर्स ने अम्यूजमेंट पार्क बनाने की कोशिश की थी। गांव वाले तो चले गए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान कई भूतिया घटनाएं हुई और मजदूर बहुत खौफनाक तरीके से मारे गए, जिसके बाद काम बंद हो गया। जियांग जी ने स्कूल देखकर कहा, अंदर बहुत टेस्टी खाना है। मैंने कहा, हम यहाँ क्या करना है? क्या वो टेस्टी खाना भूत है? तुम खुद जाओ खाओ, मैं यहीं पेड़ के पीछे इंतजार करूंगा। और वो हवा में तैरती हुई आई, मेरे गले लगकर बोली, मैं पतिदेव से दूर नहीं जा सकती, मुझे साथ ही चलो। तभी मुझे स्कूल की एक और खौफनाक कहानी याद आई। 10 साल पहले इसी स्कूल में लियन शियांग नाम की एक स्टूडेंट गायब हो गई थी। 1 महीने बाद उसकी लाश अचानक स्कूल के बीचों बीच मिली और उसके आधे महीने बाद यहाँ के प्रिंसिपल जियांग चांग ने स्कूल में फांसी लगा ली थी। ये सब याद करके मुझे बहुत डर लगा और मैंने कहा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तभी अचानक जियांग ली की लाल आंखें खौफनाक तरीके से चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने क्यूट सी हंसी के साथ स्माइल दी और बोली, जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी। और तभी स्कूल के लाल दरवाजे एक झटके में खुल गए। हम टॉर्च की रोशनी में अंधेरे गलियारे में चल रहे थे। तभी अचानक वो प्रिंसिपल्स रूम का बोर्ड देखकर तेजी से उड़ गई। मैं पीछे से चिल्लाया, अरे इतनी तेज मत उड़ो, मेरे लिए रुको।
अंदर डेस्क पर एक पुरानी लकड़ी की कंघी कॉम रखी थी जिससे हरी रोशनी निकल रही थी। जियांग ली ने खुश होकर उस कंघी से निकलती हुई आत्मा की ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने बताया कि ये सोल पावर है जिससे उसका पेट भरता है। उसने बताया कि यहाँ आसपास और भी बहुत सारा टेस्टी खाना आत्माएं हैं। मैंने पूछा, क्या तुम उनकी लोकेशन पता कर सकती हो? उसने कहा, हाँ, मैं दिशा पहचान सकती हूँ। ये सुनते ही मेरे लालची स्ट्रीमर दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने सोचा, अगर मैं इसे लेकर ऐसी 4 भूतिया जगहों पर एक्सप्लोर करूं और लाइव वीडियो बनाऊं तो मैं इंटरनेट का सबसे बड़ा घोस्ट स्ट्रीमर बन जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उससे कहा, अब आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करना है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और कैमरा ऑन करके अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूँ। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि आज मैं हाईवान एलिमेंट्री स्कूल में हूँ। जियांग मेरे पीछे खड़ी है और बड़े ही गौर से फोन को देख रही है। जैसे ही मैं उसे रिकॉर्डिंग संभालने के लिए कहता हूँ, वो ऐसे फोन पकड़ती है जैसे वो कोई बहुत बड़ा मिशन हो। मैं कैमरे में डायलॉग मारता हूँ, दोस्तों आज हम इस शापित स्कूल की सच्चाई का पता लगाएंगे। जियांग ये अचानक एक अलमारी की तरफ इशारा करती है और अपनी चिर परिचित मासूमियत में कहती है, पतिदेव, वहां टेस्टी खाना हिल रहा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी भी आती है और डर भी लगता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और ऑफिस के अंदर जाकर डेस्क पर रखी वो पुरानी लकड़ी की कंघी उठाता हूँ। जैसे ही वो लाल रोशनी चमकती है, वो खौफनाक चुड़ैल मुझ पर हमला कर देती है। वो मुझे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। यहाँ सबसे मजेदार पार्ट ये है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन जियांग ली बड़े आराम से कोने में खड़ी होकर मेरा वीडियो बना रही है। वो कहती है, थोड़ा और तड़को, वीडियो अच्छा बनेगा। तभी मेरे हाथ का ब्रेसलेट चमकता है। मैं छूट जाता हूँ और चुड़ैल को मुक्कों से मारता हूँ। जियांग ली मेरी लड़ाई को ऐसे देख रही है जैसे वो कोई मूवी देख रही हो। वो चिल्लाती है, पतिदेव, इसे सीधे हाथ से मारो, ये बहुत कमजोर है। फिर वो चुड़ैल रूप बदलकर बहुत सुंदर और मासूम बन जाती है और मेरे चेहरे पर हरी धुंध फूंकती है। मैं उसके वश में आ जाता हूँ। ये देखकर जियांग ली का पारा चढ़ जाता है। वो फोन पटक देती है और चिल्लाती है, तुम एक चुड़ैल के साथ बेशर्मी कर रहे हो, मुझे छोड़कर। वो उस पर हरी आग के गोले बरसाती है। लड़ाई के दौरान वो चुड़ैल अपनी पूरी ताकत सोल पावर इकट्ठा करती है, लेकिन जियांग ली अपना मुंह खोलकर वो सारी ऊर्जा एक झटके में चूस लेती है। जियांग ली अपना मुंह साफ करती है और मजे से कहती है, स्वादिष्ट। चुड़ैल अब एक छोटी बच्ची लियनशांग के रूप में जमीन पर गिरती है। वो रोती है और मुझे अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताती है। मैं उसके पास बैठकर उसे सांत्वना देता हूँ और गले लगाता हूँ। जियांग ली ये सब देखकर थोड़ा जलती है लेकिन चुप रहती है। लियनशांग ऊपर इशारा करके कहती है, वो है, मुझे कसकर गले लगा रही थी जैसे उसे बहुत डर लग रहा हो। मैंने उसे दिलासा दिया कि बिल्कुल। अचानक जियांग ली की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुझे घूरने लगी। पलक झपकते ही एक जोरदार गुलाबी और काली रहस्यमयी ऊर्जा का धमाका हुआ। जियांग ली हवा में ऊपर उठ गई। मैं फौरन हरकत में आया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, लियनशांग। बेचारी लियनशांग मदद के लिए चिल्लाई, भाई मुझे बचाओ। मैं उस काली ऊर्जा के गोले के अंदर कूदा, उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमला बहुत ही भयानक था। तभी एक विशालकाय डरावना काला दानव वहां प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। वो दहाड़ा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने जियांग ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी लियनशांग को छूने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग ली ने पूछा, ये क्या चीज है? दानव ने एक विशाल काला मुक्का मेरे ऊपर दे मारा। मैं घबरा गया। ओह नहीं। तभी जियांग ली बीच में आई। उसने हरे रंग का सुरक्षा कवच बनाया और चिल्लाई, तो मेरे पति देव के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस दानव ने हमला किया। मेरी तरफ से तेज रोशनी निकली और मुझे दीवार पर दे पटका। मैं दर्द से चिल्लाया। जियांग ली ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन दानव ने एक बड़े काले पंजे से उस पर जोरदार प्रहार किया। मैं जमीन पर पड़ा, बस उसे देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। दानव हमें निगलने को तैयार था। हर तरफ खून और तबाही थी। जियांग ली फिर चिल्लाई, पतिदेव। अचानक सब कुछ काला हो गया। फिर मैंने जियांग ली को देखा। वो मुझे गोद में लिए पेड़ की एक टहनी पर बैठी थी। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पतिदेव, तुम जाग गए। मैं डर के मारे टहनी से नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए भागने लगा। जियांग ली हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आई। यहाँ क्या है? मैंने ऊपर देखा। हम स्कूल के सामने थे। मैंने कहा, हम बाहर आ गए। मैंने हैरान होकर पूछा, वह काला दानव आखिर था कौन? जियांग ली ने जवाब दिया, वो अंदर का सबसे स्वादिष्ट खाना था। मैंने फिर पूछा, क्या तुम उसे हरा नहीं सकती? वो सोचने लगी और बोली, अभी मेरी शक्ति कम है। अचानक उसने मुझे इशारा किया, वीडियो। उसने मेरे कहने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वो काला अंगूठा हवा में प्रकट हो गया। मैंने उसे देखते हुए कहा, ये क्या बला है? ये तुमने कहां से निकाला? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा, इतना बड़ा? तुम इसे कैसे खाओगी? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और मजे से उसे हवा में ही डकारते हुए खा लिया। उसके होठों पर खून की लकीर थी। उसने चैन की सांस ली। वाह, ये तो बहुत ही लजीज था। तभी उसके शरीर से एक तेज गुलाबी लेजर निकली और सीधे मेरे सीने में धंस गई। मैं झटका खाकर खड़ा रह गया। ये क्या हो रहा है? मैंने महसूस किया कि मेरी सारी थकान गायब हो रही है।
जियांग ली ने आराम से कहा। तो जियांग ली की आत्मा अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। उसने सूरज की तरफ देखा। पतिदेव, सूरज निकल आया है, चलो घर चलते हैं। हम वापस अपने कमरे में आ गए। मैंने पर्दे खींचे और कहा, आत्माएं धूप से डरती हैं। मैंने लाइट बंद की, हम जमीन पर बैठ गए। वो फिर मेरे गले लग गई। पतिदेव, चिपकना है, मैंने झिझकते हुए कहा। पहले ठीक से बैठो। वो किसी छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगी। मैंने उसे सहलाया। फिर मैंने कहा, पर्दे धूप नहीं रोक पा रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर भी तो जा सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या? उसने शर्माते हुए कहा, पतिदेव, हमने अनुबंध कर लिया है, तुम मेरे साथ हो, मैं कभी नहीं मंगी। मैंने चिल्लाया, अनुबंध? कब? मुझे तो पता ही नहीं। वो जिद करने लगी, मुझे नहीं पता। तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। फिर मुझे याद आया, हमने एक अनुबंध पे मुहर लगाई थी। जियांग ली ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली में अंगूठी चमक रही थी। अब हम एक हो गए हैं। मैंने फिर पूछा, एक होने का मतलब? उसने कहा, अगर मुझे भूख लगी तो तुम खाना लाओगे, और अगर तुम नहीं ला पाए तो जियांग ली मर जाएगी, और अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं सदमे में खड़ा रह गया। अरे भाई, अब समझ आया कि वो थकान और कमजोरी वाली बात क्या थी। फिर वो खुश होकर नाचने लगी। जी हाँ, अब तुम मेरी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैंने पेट भर लिया तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। मैं छत की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, इस बेवकूफी में मैंने क्या कर दिया। तभी सीन फिर से स्कूल के उस गेट पर पहुंचा जहां लियनशियांग दीवार से चिपकी रो रही थी। दानव ने उसे गर्दन से दबोच लिया था। मैंने तुम्हें लोगों को मारने को कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दूसरों को बता दिया। अब तुम्हें मरना होगा। लियनशियांग दर्द में तड़प रही थी। दानव उसकी जान लेने ही वाला था। वह काला दानव लियनशियांग का गला दबाते हुए पूरी नफरत से दहाड़ा, लियनशियांग, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। लियनशियांग दर्द में तड़प रही थी। वो बस किसी तरह सांस लेने की कोशिश कर रही थी। दानव की लाल आंखें दहक रही थी। उसने अपना पंजा कसते हुए कहा, मैं महसूस कर सकता हूं वे वापस आएंगे, और अगली बार मैं खुद अपने हाथों से उन सबको खत्म कर दूंगा। उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, बिल्कुल, वो मरेंगे। तभी अचानक सीन शिफ्ट हुआ और मैं जियांग ली के पास पहुंच गया। वो हवा में तैरते हुए बड़े ध्यान से अपना फोन चला रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी रिसर्च कर रही हो। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उस दिन लाखों लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी और उनसे मिली उस डर की ताकत ने ही तुम्हें होश में आने और अपनी चेतना वापस पाने में मदद की? जियांग ली ने मासूमियत से सिर हिलाया। हूँ। मैंने लैपटॉप की तरफ देखा। दिमाग की बत्तियां जल गईं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग काम कर सकती है तो वीडियो पर भी वैसा ही असर होना चाहिए, है ना? मैंने अपना फोन उठाया। मैं उस वीडियो को गौर से देख रहा था जो जियांग ली ने अपनी जादुई शक्तियों से शूट किया था। सच कहूं तो पहली बार फोन हाथ में लेकर भी उसने जो स्थिरता और एंगल पकड़ा था वो काबिले तारीफ था। प्रोफेशनल कैमरामैन भी फेल हो जाए। अगर मैं इसे थोड़ा सा एडिट कर दूं तो ये पक्का वायरल होगा। इससे न केवल दर्शकों को डराकर जियांग ली के लिए डर की ताकत मिलेगी, बल्कि मेरा चैनल भी चमक उठेगा। एक पंथ दो काज। मैंने जल्दी से अपने काम की टीम को मैसेज किया। पिछली बार वाला वांग का ग्रुप काफी बढ़िया था। मैं तय किया कि उन्हीं के साथ आगे काम करना है। फिर मैंने जियांग ली को पुकारा। वो अपना चिर परिचित गुस्सा दिखाने लगी। जियांग ली, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? वो तुनकर बोली, तुमने मुझे ऐसे बुलाया बहुत दूर से। मैंने हार मान ली। ठीक है लिली, वो खुश होकर बोली। पतिदेव, बहुत प्यारा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ये लड़की सच में संभालना बहुत मुश्किल काम है। मैंने जियांग ली से उस काले साये और दानव के बारे में पूछा जो हमने कल स्कूल में देखा था। उसने उदासी से कहा, वो बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, क्या तुम उसे हरा सकती हो? उसने अपना सिर झुका लिया। अभी की मैं तो नहीं कर सकती। अगर मुझे मेरी फाजा शक्ति स्रोत मिल जाए तो शायद बात बन जाए। मैंने चौंककर पूछा, क्या ये वही फाजा है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था? क्या तुम्हें याद है कि वो कहाँ है? उसने भावुक होकर बताया, मुझे कुछ कुछ याद है। 6 महीने पहले किसी ने मेरी फाजा चुरा ली थी। उसे वापस ले आओ ना, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। हम अब एक हो चुके हैं। अगर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो हम इसे ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या तुम वाकई कल वाले उस दानव का सामना कर पाओगी? उसने पूरी गंभीरता से कहा, हाँ पक्का। अगर मुझे मेरी फाजा मिल गई तो मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने उसे समझाया कि हम अपनी जांच फिर से शुरू करेंगे और स्कूल जाकर और वीडियो शूट करेंगे। वह खुश हो गई। हाँ, वहां जाकर वो स्वादिष्ट चीज फिर से खाएंगे। मेरा तो दिल बैठ गया, पर मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हुआ। शहर के एक ऑफिस बिल्डिंग में मेरी एडिटिंग टीम बैठी थी। वे बेहाल थे, काम के बोझ तले दबे हुए। तभी वो वांग एडिटर एंट्री मारता है, पूरे स्वैग के साथ, जैसे कोई बड़ा डॉन हो। उसने सबको बताया कि नया प्रोजेक्ट आ गया है और ये वही काम है जो हमें फेंगिंग साहब ने दिया है। बाकी सब घबरा गए। क्या हमें फिर से किसी कब्रिस्तान में जाकर लाइव शूटिंग करनी होगी? वांग ने सबको चुप कराया। अरे नहीं, ये बस एडिटिंग का काम है, पर पैसे पूरे 1000 मिलेंगे। जैसे इन्होंने वो वीडियो चलाया, स्क्रीन पर मैं दिख रहा था और फिर वो डरावनी काली परछाई। वो सब हैरान थे, ये क्या है, कोई सीजी है या कोई जादू? वांग ने पसीना पोंछते हुए कहा, शुरुआत में मुझे भी लगा कि ये एडिटिंग है, पर ये दानव तो खुद को पिघलाकर फिर से इकट्ठा हो रहा था। अपने 15 साल की करियर में मैंने ऐसा काम कभी नहीं देखा। कहीं कोई एडिट का निशान तक नहीं है।
वीडियो के आखिर में लियन शियांग का वो भयानक दृश्य देख सबकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत अखबार निकाला। हायुआन एलिमेंट्री स्कूल मिस्ट्री केस। फोटो में मौजूद लड़की बिल्कुल वीडियो वाली लड़की जैसी थी। टीम में जोश आ गया, ये वीडियो पक्का वायरल होगा, हमें तो बस इस पर काम करना है। और सब अपनी टेबलों पर काम के लिए जुट गए। 4 घंटे बीत चुके थे और काम जोरों पर था। वांग, जो उस एडिटर टीम का बॉस है, उसने अपने साथी की तरफ देखा और गर्व से कहा, देखा, इसे कहते हैं कमाल का परफॉर्मेंस। एडिटिंग के बाद तो ये वीडियो और भी ज्यादा डरावना और जबरदस्त हो गया है। उसके साथी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, बिल्कुल, इस वीडियो की टाइमिंग और रिदम तो पहले से ही धांसू है। तुम बस ये बताओ कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। वांग ने बड़ी बेफिक्री से हाथ हिलाया, छोड़ो भी, ये वीडियो तो पहले से ही परफेक्ट है। इसे बस सीधे पैक करके पोस्ट कर दो, मैं अभी लॉग इन करके इसे पब्लिश कर देता हूँ। अभी सीन शिफ्ट हुआ और हमें ताओ पिंग दिखा, जो बी स्टेशन का वीडियो मॉडरेटर था। वो बड़ी बोरियत के साथ अपना काम कर रहा था कि अचानक उसकी स्क्रीन पर वो वीडियो आ गया। टाइटल पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। आतंक और भूत, हायुआन एलिमेंट्री स्कूल का वह 10 साल पुराना खुदकुशी वाला सच। उसने अपनी चश्मा ठीक किया और हैरान होकर बोला, ये क्या है, कोई डरावनी ट्रैकिंग वीडियो? तभी वीडियो में से वो काला दानव निकल आया। ताओ पिंग डर के मारे पीछे हटा। अरे ये क्या हो रहा है? ऑफिस में हड़कंप मच गया। वांग और उसकी टीम अपनी स्क्रीन की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, अरे ये तो जल गया। वांग गुस्से में था, सब खत्म हो गया, सब जल गया। मैं अपनी जगह से उछला और चिल्लाया, जल्दी इधर आओ, सब लोग इस वीडियो को देखो। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सच में देखने लायक है। मुझे पता था ये वीडियो पक्का तहलका मचाएगा। ताओ पिंग, जो अब तक सन्न था, वो स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वाकई ये एक बड़ा धमाका साबित होने वाला है? स्क्रीन पे वो अद्भुत क्लिप चल रही थी जिसे देखकर सब मंत्रमुग्ध थे। इस महान काम के पीछे आखिर कौन है? उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए पूछा। फिर मैंने लियन शियांग की याद में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने कहा, लीली, मैंने तुम्हारी बताई जानकारी के आधार पर सारी खबरें चेक कर ली हैं। ठीक 6 महीने पहले प्रिंसेस टॉम राजकुमारी के मकबरे के पास वाले गांव में 3 अजीब से लोगों को देखा गया था जो कुछ ढूंढ रहे थे। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 चोर ही मिले, जो पहले से ही जाने माने चोर थे। तीसरा शख्स गायब था। पकड़े गए चोर जेल में बुरी तरह डरे हुए थे। वहां भूत है, सच में भूत है। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो। पुलिस ने मौके पर छानबीन की, लेकिन वहां कोई भी सुरंग का निशान नहीं मिला। चोर पागल हो चुके थे। वो अंगूठा फाजा किसने चुराया? मैं अपने लाल जैकेट में खड़ा था, मेरी आंखें चमक रही थीं। वो चोर कोई साधारण इंसान नहीं थे, उनके पीछे जरूर कोई और है, और उसका सीधा संबंध हायुआन एलिमेंट्री स्कूल से है। मैंने जियांग ली से पूछा, लीली, क्या तुम पक्का यकीन के साथ कह सकती हो कि वो शख्स उसी दिशा में है? उसने मुझे गले से लगा लिया। हाँ, हम बहुत करीब हैं। मैं उसे पकड़कर तेजी से आगे बढ़ा। इतनी भीड़ में तुम ऐसे बाहर मत आओ। मैंने उसे शांत किया। जब कोई नहीं देख रहा होगा तब तुम बाहर आ जाना। जैसे ही हम एक अंधेरी गली में पहुंचे, जियांग ली ने अपने हाथ में वो चमकती हुई हरी रोशनी की चीज पकड़ी हुई थी। वहां इसी दिशा में हम एक पुरानी शराब की दुकान के पास पहुंचे। वहां पुलिस की पीली टेप लगी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। एक पुलिस अफसर चिल्लाया, ये लाश बहुत ही भयानक है। वाकई लाश सूखकर कंकाल जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खून किसी ने पी लिया हो। ये इस महीने का तीसरा मामला था। झांग तियानदाओ, पुलिस का बड़ा अफसर भी वहां मौजूद था। मामला बड़ा संगीन था। अफसर वांग ने बड़े गौर से उस लाश को देखा। इस पर कोई हमले का निशान नहीं है, कोई हथियार नहीं मिला। क्या ये वाकई किसी भूत का काम है? तभी झांग तियानदाओ ने उसे चेतावनी दी, लड़के, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। अंधेरी रात थी। आधा चांद बादलों के पीछे छिपा था। मैंने एक मोमबत्ती जलाई और उसे जमीन पर रखा। मेरे हाथ में एक लाल रंग का जादुई फूल था, जिसे मैंने मोमबत्ती की रोशनी के ऊपर रखा। वहां एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। एक अजीब सी हंसी गूंजी। हाँ, क्या फिर से शिकार का समय हो गया? मैंने कहा, आसमान काला हो चुका है। आप तैयार हैं हुजूर? हम किसी भी पल निकल सकते हैं। तभी उस दानव ने लियन शियांग के गले को पकड़ लिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुम तीनों में से तुम्हें चुना है, और मेरे होते हुए पुलिस तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। उस दानव के हाथ में वो जादुई फूल था। मेरे हाथ में ये फूल है जो किसी भी 4 लेवल वाले भूत को हरा सकता है। साधारण इंसानों की तो क्या ही बात करूं, जो भी ये शिकार करने वाले हैं उनके आने से पहले ही हम यहां से निकल जाएंगे। उसने हुड पहन रखा था। चलो, आज रात आखिरी शिकार है। फिर उसने अपना जादू शुरू किया। शिकार शुरू करो। हम एक एमजी बार के सामने पहुंचे। जियांग ली ने अपनी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। कैसा लग रहा है? उसने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, फाजा की ताकत धुंधली पड़ रही है। तभी वो अचानक चिल्लाई, नहीं, अब मुझे महसूस हो रहा है, वो फाजा यहीं पास में है। हम भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गए। मैंने अपना बिल टेबल पे रखा। रख लो, खुले पैसे नहीं चाहिए। वेटर गुस्से से लाल पीला हो गया। अरे ये क्या बदतमीजी है? घंटों तक सादा पानी पीकर बैठे रहे और अब सिर्फ 1 रुपया छोड़कर जा रहे हो? रेस्टोरेंट के शोर शराबे में जियांग ली ने फिर से महसूस किया। क्या तुम अभी भी उसे महसूस कर सकती हो? उसने अफसोस के साथ कहा। नहीं, आसपास बहुत ज्यादा लोग हैं।
मेरी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। अचानक एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। अरे वाह, कितने हैंडसम हो तुम, क्या एक ड्रिंक लोगे मेरी तरफ से? उसने बड़े लाड से मुझे छुआ, लेकिन मुझे तो अपनी मिशन की फिक्र थी। सॉरी, मुझे जाना है। वो मान नहीं रही थी। जियांग ली ने अपनी जादुई उंगली से उसके पेट पर मारा। वो लड़की चीखती हुई नीचे गिर पड़ी। भीड़ में कुछ लोगों ने चिल्लाया, अरे ये तो वही मशहूर यूट्यूबर है ना, कई बांग का हेड। सब ने मुझे पहचान लिया। मैं तो अब वहां से भागने की ही सोच रहा था। सॉरी भाई, मुझे निकलना होगा। मैं तेजी से गली के अंधेरे में गायब गया। अब आगे सुनो। रात का समय था। एक मोटा आदमी फुल नशे में अपनी ही धुन में बड़बड़ाते हुए एक सुनसान गली से गुजर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक लाल आंखों वाला खौफनाक हुडी वाला आदमी निकला। मोटे की तो हवा ही टाइट हो गई। वो बेचारा अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन एक बंद रास्ते पर दीवार से जा टकराया। तभी दीवार से एक भयानक ढेर सारी आंखों वाला लाल राक्षस बाहर निकल आया। उस राक्षस ने मोटे को दबोच लिया। पास ही वो 3 आंखों वाला शैतानी बच्चा भी था। राक्षस मोटे की आत्मा चूस कर अपना लेवल बढ़ाना चाहता था और मोटे के मुंह से उसकी हरी आत्मा बाहर निकलने लगी थी। वो बस मरने ही वाला था। और तभी आसमान से धमाके के साथ एंट्री होती है तुम्हारे भाई की। मैंने सीधा उस राक्षस के मुंह पर एक जोरदार लात मारी। मोटा आदमी छूटकर नीचे गिर गया। मेरे साथ जियांग ली भी थी। उसने मुझे बताया कि उसे जो हेयर पिन बालों का कांटा चाहिए था वो इसी राक्षस के पास है। मैंने उस 3 आंखों वाले राक्षस को अपना मिडिल फिंगर दिखाया और फुल एटीट्यूड में उसकी बेइज्जती करते हुए बोला, आज तेरा खेल खत्म। राक्षस गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने लाल जादू से मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। उसे लगा कि उसने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारा भाई भी कम नहीं है। मैंने हंसते हुए एक झटके में उसका जादू तोड़ दिया और बोला, कितना घिनौना है ये। फिर मैंने अपने अंदर से एक शक्तिशाली सुनहरा जादू गोल्डन लाइट स्पेल निकाला। तभी जियांगी बाहर आई। उसे तो इंसानी दुनिया की समझ ही नहीं है। उसने राक्षस के उस खतरनाक लाल जादू को देखा और बोली, पतिदेव ये तो बहुत टेस्टी खाना लग रहा है। और वो मजे से उसका सारा जादू खा गई। शैतानी बच्चा डर के मारे भागने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक जोरदार गोल्डन बीम मारी। राक्षस बुरी तरह जख्मी होकर धड़ाम से नीचे गिरा और मैंने अपना जूता उसकी छाती पर रख दिया। मैंने पूछा, अब इसका क्या करें? जियांग बोली, इसे मुझे खा लेने दो। और एक झटके में उसने हरी रोशनी से उस राक्षस का हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। तभी अचानक पुलिस आ गई। 2 पुलिस वालों ने मुझ पर बंदूक और फ्लैशलाइट तान दी। एक जवान पुलिस वाले ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन उनके सीनियर दाढ़ी वाले अफसर ने तुरंत समझ लिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने मुझे छोड़ने को कहा। तभी वो मोटा आदमी होश में आया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, इन्होंने मेरी जान बचाई है। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई। सीनियर अफसर समझ गया कि मैं एक सोल हंटर आत्माओं का शिकारी हूँ। उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया जिस पर नाम लिखा था झान तियान दाओ, और कहा कि कभी मदद की जरूरत पड़े तो कॉल करना। मैंने शुक्रिया कहा और वहां से निकल गया। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। सीन कट होता है और दूर एक बिल्डिंग की छत पर वो हुडी वाला असली विलेन खड़ा था और वो 3 आंखों वाला शैतानी बच्चा उसी के अंदर था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि मैंने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और उसकी ताकत छीन ली थी। उसने बदला लेने की कसम खाई। तेज बारिश शुरू हो गई थी। जियांग ली ने मुझे बताया कि उसे विलेन की लोकेशन पता चल गई है। मैंने एक स्माइल दी और हम दोनों बिल्डिंग की छतों के ऊपर से उस विलेन का शिकार करने निकल पड़े। मैंने डरते हुए पूछा, जियांग ली तुम अचानक छिप क्यों गई?